इनमें से किसी पार्टी का बुनियादी मफाद इसमें नहीं है, या कराची के मुहाजिर जिन्हें कहा जाता है वो एक बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर पाकिस्तान में रहें, और कराची जो पाकिस्तान का मरकज है, जिसे महाजिर उर्दू बोलने वालों ने बनाया हुआ है, पाकिस्तान के किसी और तबके ने नहीं बनाया उसे, वो उसको जो है उसको उनके हाथ से लेना है आपने। अब दो तरीके होते हैं उसको हाथ से लेने की, एक होता है सियासी इख्तियारात की सियासी तकसीम, वसाइल की सियासी तकसीम, एक मुनसिफाना तकसीम, और एक ये तरीका होता है। एक दूसरा होता है उनके नुमाइंदों को खत्म करके सियासी तौर पर। और अगर आपको भुट्टो के दौर के लिसानी फसादात याद रहे जो भुट्टो साहब ने शुरू कराए थे, और उनके कजन मुमताज भुट्टो ने उर्दू बोलने वालों के साथ उनको तहस नहस किया गया था, और सिंध और की शहरी और देहाती तकसीम पैदा की गई, और 55% जो वसाइल थे उस सिंधी वो देहाती सिंध को दे दिए थे। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से छीना झपटी आप करेंगे पाकिस्तान बनाने वालों के साथ, तो आखिरी कार आप एक पैगाम उनको देंगे। देखिए मेरी बात जरा समझने की कोशिश करें, मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ कभी आप गैर मुनसिफाना गुफ्तगू मत करें, उनके हकूक उनको दें, सुनें, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, उनको राव का एजेंट कहेंगे, लियाकत अली खान की कब्र को वापस करनाल भेजने की बातें करना शुरू करेंगे, जो इस मुल्क के मुबत्तरीन सरहदी गांधी के जानशीनों को आपने सर पे ताज बनाकर बिठा लिया, और जो मुल्क बनाने वाले हैं उनको भी आपने 1 मिनट पहले मुजरिम कह दिया। तो जो लोग मुजरिम हैं, जो कि मुल्क की बड़ी पार्टियां हैं, पहले उनकी गर्दनें तो काट लें, उस तरह बाद में आएंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि क्या एमक्यूएम को ये कही जाती है बात कि एमक्यूएम को बनाने में ज़िया-उल-हक का हाथ था? ये बिल्कुल बेबुनियाद और फिर इल्जाम है, और ये इल्जाम तराशी जो है वो उन साजिशी जहनों की है जो इस मुल्क के अंदर कौमी मुफाहमत को परवान चढ़ना नहीं देखना चाहते। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ये कहा जाता है कि ज़िया-उल-हक साहब ने और आपने मिलकर गौस अली शाह को और मुख्तलिफ लोगों को पैसा दिया कि एमक्यूएम बन सके, ये इल्जाम कहाँ तक दुरुस्त है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इतना गलत है कि जिस तरह अगर कहा जाए दिन को रात कहा जाए और रात को दिन कहा जाए, ये उसी तरह से झूठ और बेबुनियाद इल्जाम है। ठीक है जी, और मैं ये इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो एमक्यूएम बनी वो बुनियादी वजूहात ये एहसास महरूमी था, और इसका ये इल्जाम कि उनको शाह साहब को पैसा दिया गया एमक्यूएम को सरपरस्ती करने का या बनाने के लिए, या किसी एजेंसी ने, या ज़िया-उल-हक ने, या मैंने, तो ये बिल्कुल एक उन अनासर की ये सोच है जो ज़हनी तौर पे जिनको मैं समझता हूँ कि वो दिवालियापन का शिकार है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तकरीर पे पाबंदी लगा दी, उस वक्त टेलीविजन तो था नहीं, रेडियो था, रेडियो पे फातिमा जिन्ना की तकरीर नहीं आएगी। मुहाजिरों उस वक्त तो एमक्यूएम भी नहीं थी, अल्ताफ हुसैन भी नहीं था, तो नफरत एमक्यूएम ने पैदा की। जो ये कहते हैं एमक्यूएम आई है तो नफरत पैदा हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जो टेलीविजन जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, कि हमारे मिनिस्टर्स को दिखाता तक नहीं है, उनके प्रोग्रामों में नहीं जाता। जनाबपुर की कोई कहानी आपको पता थी सिलसिले में? जनाबपुर की कहानी मैंने जब अखबार में पढ़ा और प्रोपेगेंडा हुआ, उसको प्रोपेगेट किया गया कि जनाबपुर के नक्शे एमक्यूएम के कब्जे से दस्तयाब हुए हैं और आर्मी ने किए हैं, और फिर मैंने जाती तौर पे बहसियत DIB इस चीज का छानबीन की, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की। मैं खुद कराची गया, 4 दिन मैंने वहां पे क्याम किया, और अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को जो फील्ड टीम कर रही थी उसको राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया। 7 दिन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, और मुझे साबित हो गया कि वो जनाबपुर के नक्शे एमक्यूएम से बरामद नहीं हुए थे, बल्कि वो एमक्यूएम के नक्शे प्लांट किए गए थे और बेगुनाह एक ड्रामा रचाया गया था। जी, इल्जाम लगाते रहे खास तौर पे एक जमात के ऊपर, तो इसका आपकी बात से तो मुझे लगता है कि वो इल्जामात गलत है। बिल्कुल गलत। एमक्यूएम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इस मैटर में, और इस एमक्यूएम के किसी और अमल के बारे में मैं अब स्टेटमेंट नहीं जाता। इसके बारे में मैं 101% मेरी एश्योरेंस थी, और मेरी उस टीम की और IB के जो स्टेटमेंट्स थी या IB की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से वो बेकसूर था। उसमें एक छोटी सी मिसाल,
वो ये थी कि जो उसने अपनी कत्ल करने से एक रात पहले उसने कहा कि हम फलां बिल्डिंग पे पूरी रात रहे हैं, और वो 10 आदमी थे। उस जब टीम वहां गई तो एक रात जो 10 आदमी जिस छत पे रहे हों, वहां सिगरेट का बट नहीं था, वहां पांव का कोई निशान नहीं था, वहां कोई निशान ऐसा नहीं था कि जहां 10 आदमी, वहां एक चिड़िया का भी वहां होना नहीं पाया गया। तो वो किस किस्म का एविडेंस था जिसको जो स्टेटमेंट दे रहा था वो कंफर्मेशन कर रहा। तो जीआईटी की जो जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट थी, इंटेरोगेशन कमेटी की, क्या वो कभी मंजरे आम पे आई जिसमें कॉन्फ्लिक्ट था कि ये सही नहीं है एक्यूज्ड? वो नहीं आ सकती। वो कंसर्न अथॉरिटी जो हुकूमत को अपना व्यू पॉइंट बताया जाता है, बाकी ये सारा पुलिस का खेल था। ये राना मकबूल साहब वहां कैसे आ गए? राना मकबूल को वहां प्लेस किया गया था एडिशनल आईजी सिंध। ये यहाँ आईबी में ही थे, और आईबी से यहाँ वहाँ एडिशनल आईजी सिंध लगा दिए गए। और फिर उन्होंने जब ये वाकया हुआ, इसके बाद मर्डर होने के बाद फिर उन्होंने जो अपने उसको पकड़ा, और उसके बाद इनको आईजी बना दिया गया, तो इंचार्ज हो गए सिंध पुलिस के। फिर उन्होंने सिंध पुलिस में काफ़ी तब्दीलियां भी लाई। अपने सबॉर्डिनेट को, एक फारूक कुरैशी साहब थे जो एसएसपी था, जूनियर था, उसको इस टीपू के पकड़ने के एवज उनको प्रमोशन भी दे दी गई अपने जूनियर से। टाइम थोड़ा है। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि हम लोग कितनी आराम से, कितनी बेदर्दी से इंसानी जान लेने की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अब कामयाबी क्या हुई? अमजद साबरी साहब का कत्ल किसने कबूला पाकिस्तान में? मुझे बताएं आप शौकत भाई। तमाम मीडिया के ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन मीडिया पे बैठे हुए वो तमाम सहाफी और जर्नलिस्ट जो सारी जिंदगी तालिबान को सपोर्ट करते रहे, उनका निशाना सिर्फ एमक्यूएम और सिंध हुकूमत की आप कार्रवाई देखें। ये निकाल दिया खाका और इसके अंदर नीचे लिखा है कद नामालूम, फला नामालूम, लेकिन जुबान इनको पता चल गई कि उर्दू बोलने वाला था। ये इनकी काबिलियत की सबसे बड़ी दलील है कि वहां पर जो कत्ल करने वाला था वो उर्दू स्पीकर था। मीडिया बता रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान था। अवाम पाकिस्तान अब मीडिया से जानना चाहती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान था जिसने जिम्मेदारी कबूल की, और पिछले 15 साल से जो जिम्मेदारियां कबूल कर रही हैं, अगर इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है तो पिछले 15 साल में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं है। फिर खाका आया जो गवर्नमेंट ऑफ, ये उर्दू स्पीकिंग लिखा है इसमें, ये है इनका काम। ये वडेरों का, ये कहते हैं कि ये गलत है, आप कहते हैं ये गलत है। मुझे ये कह रहा हूं डिस्प्यूट हो गया। ये आप एलेबोरेट करना चाह रहे हैं कि चूंकि उर्दू बोलने वाला लिख दिया। क्यों लिखा? ये काम है पाकिस्तान में। उर्दू बोलने वाले क्या बताना चाह रही हैं? एक उर्दू बोलने वालों पे तो ऑपरेशन चल रहा है ना। एक तरफ कि तुम धड़ाधड़ छापे मारो। अगर पाकिस्तान में मसला एमक्यूएम और उर्दू बोलने वाले हैं तो प्यार से इनको बोल दें कि समंदर में गर्क हो जाओ, मेहरबानी होगी। अगर मसला यही है। चले, मैं पर्सनली ये समझता हूं, अच्छा मेरे पर तो ये इल्जाम भी है और मैंने हमेशा इसको ओन किया है। देखें, मैं उनके भत्ते का गवाह नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं और कुरान पे हाथ रख के पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि वो मिडिल क्लास के काबिल, मेहनती, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग बच्चों को वो बंदा आगे लेके गया है। उसने कभी गवर्नरी, सदारत, वजारत उस्मा की कोई ख्वाहिश नहीं की। और मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते हैं ये बौद्धापन है, ज़हनी अफलास की वजह से। आदमी टायरनी के जोर पे इतनी दूर बैठ के नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है, बिल्कुल बात होती है। मैंने खुद मंजर देखा है भाई, ये आई एम एन आई विटनेस। वो आदमी जिसको इन्होंने पता नहीं हवा बना के इधर पेंट किया हुआ, चूंकि इनकी मां मरती है, कि वो आदमी अगर पंजाब में उसको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए वो तो तहस नहस कर देगा सारा मामला। इस सारे निजाम की जड़ें उखाड़ के वो समंदर बुर्द कर देगा। इनकी दुकान खत्म हो सकती है। इसलिए खास प्रोपेगेंडा किया गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं एक बुनियादी सवाल करता हूं, दयानतदारी से जवाब दें इसका, और जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सोचें। अल्ताफ हुसैन पे इल्जाम लगाते हैं, मरदूदों को इल्जाम भी नहीं लगाने आते कि वो जनापुर बना रहा था। ठीक, मैंने तो नहीं लगाया, उसके नक्शे बरामद। मुझे एक बात बताएं, जिना के पाकिस्तान को तोड़ के जनापुरी बनाना है? अगर जनापुर बनाना है तो जना से अकीदत तो देखे ना फिर। ठीक,
تو جس نے جناح پور بنانا ہے وہ جناح کے خواب کو، اس کی تعبیر کو توڑے گا. لوگ سوچتے بھی نہیں. یعنی وہ سازش کی اصل بات میں نے دیکھا ہے اس آدمی کا تعلق، وہ تو آدمی میز دوسری نہیں رکھتا کہ پرزائڈ کرتا ہوا نظر نہ آئے. وہ والی راؤنڈ سی ٹیبل ہوتی ہے، 18 گھنٹے کام ہوتا ہے سارے لوگ. اور ہاں مصطفیٰ عزیز آبادی ہے، وہ ان کے ساتھ سلوک ہے ہی نہیں. وہ لیڈرشپ والا دکان ہی کوئی نہیں ہے وہاں. He behaves like an elder brother, باپ کی